सर, विजय विक्रम। अपने बारे में आप कुछ बताएं। सर, मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले से आता हूँ। सर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से की है। और इस परीक्षा में मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रहा है। और सर, इलाहाबाद के शायर इमरान प्रतापगढ़ी, उनकी समसामयिक विषयों पर नज़में सुनना मुझे पसंद है। ये मेरी हॉबी है सर। विजय जी, ये बताइए कि आपने जो एग्ज़ाम अभी क्वालिफाई किया, पहला आपका इंटरव्यू है? जी सर। इस इंटरव्यू को देने के पहले सर, आपने किसी भी एग्ज़ाम का कोई इंटरव्यू कभी फेस किया? नहीं सर। नहीं किया। मीन्स कि आप पहली बार आप इस तरह फेस टू फेस आ रहे हैं। सर, विजय जी, दो चीज़ें। पहली बात, आपके व्यक्तित्व के बारे में एक सबसे अच्छी बात सर। और एक सबसे ख़राब बात जो आपको पता, जी आप ये बताइए। सर, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपकी नेगेटिविटी क्या है? सर, पॉजिटिविटी ये है कि पेशेंस हमारे अंदर सर बहुत है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर उसमें समय भी लगता है तो हम बहुत धैर्य के साथ उसका इंतज़ार कर सकते हैं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और सर, नेगेटिव बात ये है कि कई बार जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं उसको जब हम करना शुरू होते हैं तो समय का ध्यान नहीं रहता, तो उससे और अनियमितताएँ हो जाती हैं। ये समस्या लगती है। आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है सर। और चूँकि शासन का पार्ट भी बनने जा रहे हैं आप, जी। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रशासनिक पक्षों पर मजबूत होंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत के शासन में संविधान की क्या भूमिका है? सर, संविधान की भूमिका शासन में ये है कि वो एक ऐसा आधारभूत दस्तावेज है और ऐसा मार्गदर्शक है जो सरकारों को उसी आधार पर चलने या अपनी नीतियां बनाने के लिए या जो कानून है उनको लागू करने के लिए दिशा निर्देश देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। और संविधान साथ ही साथ सरकारों को ये भी बताता है कि इस देश में अगर कोई सर्वोच्च है तो वो संविधान है। ना वो न्यायपालिका है ना कार्यपालिका है। सर्वोच्च सत्ता संविधान की है और वो हमेशा रहेगी। संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं अभी तक? सर, 110 तक ध्यान है, उसके आगे सर 110 तक आपको? सर, जब पढ़ा था 110 तक हो चुके थे। अच्छा, मेरी जानकारी में तो 104 ही है अभी तक, 2020 तक। अच्छा, संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन कानून में क्या अंतर है? सर, विधेयक उसे कहते हैं जब कोई चीज़ प्रोसेस में, प्रक्रिया में होती है। अगर संविधान संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव लाया गया है और वो अभी प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है तो उसको विधेयक कहेंगे। लेकिन जब वो राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद वो उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के हो जाते हैं तो उस दिन से वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो कानून कितने हैं, विधेयक कितने हैं अब तक? सर, क्या सारे विधेयक कानून बन जाते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो अभी जो आपने बताया 110 तक ध्यान है, उसके आगे का ध्यान नहीं सर, वो है, ये आपने विधेयक बताया या फिर नहीं कानून? सर, शायद 103वां संशोधन अभी गलती हुई मुझसे, सॉरी सर। शायद 103वां संशोधन अभी जल्दी ही आया है, तो शायद 103 या 4 के ही आसपास हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि अब तक भारत के शासन प्रणाली में लोकतांत्रिकरण लाने का, सर, मीडियम इंग्लिश है, हिंदी आपका? सर हिंदी है सर। हिंदी। जी सर। भारत के शासन प्रणाली में लोकतांत्रिकरण को जी सर। बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचाने के लिए जी सर। कुछ प्रयास किए गए, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है सर। जिसने निचले स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सर, आप बता सकते हैं कौन सा संविधान संशोधन? जी सर। सर, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा सर नगर पालिका और गांव में नगर पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई थी सर। नगर पंचायतों का गठन गांव में होता है? नहीं सर, नगर पंचायतों का शहरी क्षेत्रों में होता है। वहाँ पर ग्राम सभा इत्यादि और ग्राम पंचायतों का गठन होता है सर। ग्राम पंचायतों का गठन होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। जी सर। क्या बता सकते हैं भारत में संवैधानिक संस्थाएं जो हैं सर, और वैधानिक संस्थाएं जो हैं, दोनों में क्या अंतर है? सर, संवैधानिक संस्थाएं उन्हें कहते हैं जिनका उल्लेख संविधान के भीतर होता है।
यानी अगर किसी आर्टिकल, किसी अनुच्छेद के तहत उनकी व्याख्या संविधान में की गई है तो उन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहा जाएगा। ओके। जैसे लोक सेवा आयोग हमारा हो गया, उसकी स्पष्ट व्याख्या संविधान में है तो संवैधानिक संस्था कही जाएगी। लेकिन ऐसी संस्थाएं जो किसी अधिनियम के द्वारा या सरकार कोई प्रस्ताव लाकर उसका गठन करती है तो सर वो संवैधानिक नहीं, वैधानिक संस्थाएं कही जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए हमारा योजना आयोग या नीति आयोग जिनकी स्थापना हुई है तो ये वैधानिक संस्थाएं तो पर संवैधानिक नहीं है। संघवाद सर और संविधानवाद में क्या अंतर है? सॉरी सर। संघवाद जी सर। और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और फेडरलिज्म में क्या अंतर है, दोनों में क्या रिलेशन है? सर संविधानवाद उसे कहते हैं कि जब किसी देश में संविधान की स्थापना अगर हो चुकी है और वो उसी मूल्यों के अनुरूप वहाँ की शासन व्यवस्था चल रही है तो हम कह सकते हैं उस देश में संविधानवाद है या संविधानवाद की स्थापना वहाँ पर हो चुकी है। और संघवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र और राज्य या जो भी उसके नीचे स्तर की इकाइयाँ होती हैं वो किसी समझौते या आपसी समन्वय के साथ मिलकर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए, जिससे कि राज्य का संचालन सुचारू रूप से चल सके, साथ मिलकर काम करती है तो वो स्थिति संघवाद कहलाती है। सर लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच क्या भेद है? सर लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसकी स्थापना जनता के द्वारा की जाती है। जैसे भारत में कहा जाए तो लोकतंत्र है। और सर गणतंत्र और लोकतंत्र में ये फ़र्क होता है कि जो गणतंत्र होता है जब उसका प्रधान होता है वो कोई चुना हुआ व्यक्ति होता है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है तो उसे हम गणतंत्र नहीं कहते क्योंकि वहाँ का जो सर्वोच्च पद है उस पर वहाँ की महारानी आसीन होती हैं, तो वो गणतंत्र नहीं कहला सकता। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों के माध्यम से संचालित होती हैं। समाजवाद और साम्यवाद के बीच में क्या अंतर है? सर समाजवाद और साम्यवाद में सबसे बड़ा जो फ़र्क है, समाजवाद कहता है कि एक व्यवस्था ऐसी आनी चाहिए जहाँ पर हर व्यक्ति समान हो लगभग, लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि राज्य का अस्तित्व बना रहना चाहिए। और साम्यवाद इससे ठीक उलट है, वो समाजवाद की बात एक संदर्भ में वो भी करता है पर उसमें साम्यवाद का अंतिम निष्कर्ष ये निकलता है कि राज्य को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये दोनों में बहुत बड़ा भेद है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा क्या है? सर मार्क्स ने कहा था कि जो किसी भी समाज में जो संघर्ष होता है उसका मूल कारण है पूंजीपति वर्ग और जो मजदूर वर्ग होता है। सर मजदूर वर्ग का हमेशा पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण किया जाता है उसके आर्थिक पक्षों को लेकर के, और जब ये शोषण होता है सामान्यतः तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और यही मार्क्स का संघर्ष का सिद्धांत है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? सर अतिरिक्त मूल्य उसे कहते हैं कि जब पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग से एक निश्चित सीमा के बाद भी उससे काम लेता है उत्पादक कार्यों के संबंध में, लेकिन उस अतिरिक्त काम का उसको वो कोई मूल्य नहीं देता है, तो जिसने एक्स्ट्रा टाइम वो काम किया वो मजदूर का व्यर्थ चला जाता और लाभ उसको पूंजीपति को मिल जाता है, तो इसी को कहा जाता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। एंजल्स का नाम सुना है आपने? सर मार्क्स एंजल्स का? सर मार्क्स से साथ जी सर। परिवार के संदर्भ में उनका क्या विचार है? सर ध्यान नहीं है इसका। अच्छा, इवान इलीच का नाम सुना आपने? नहीं सर। उनका कहना है कि स्कूल एसेंशियली एक एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन है, विद्यालय आवश्यक रूप से एक दमनकारी संस्था है। तो आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? सर इससे सहमत तो नहीं हो सकते सर, क्योंकि स्कूल शिक्षा का प्रथम चरण होता है, राष्ट्र निर्माण उसकी भूमिका होती है, तो सर सहमत नहीं सर। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस समय वर्तमान समय में शिक्षा वर्ग विभेद को प्रोत्साहित करने में सहायक है या समानता को प्रेरित करने में सहायक है? सर समानता को ही प्रेरित करने में, मतलब कुछ कमियां हैं लेकिन सामान्यतः समानता को प्रेरित करने में ही सहायक है। शिक्षा व्यवस्था में आपको क्या कमियां दिखाई पड़ती हैं वर्तमान समय में? सर सबसे बड़ी कमी है शिक्षा का व्यवसायीकरण, और एक सर क्या समानता का इसमें थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि जो हमारे कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर एक सामान्य वर्ग का बच्चा
जहाँ पर ज़्यादा फीस ली जाती है वो वहाँ पर समानता नहीं पहुँच सकता। तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक समता का आधार तैयार हो सके। और व्यवसायीकरण सर इसका बताया आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में जो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है सर। वो स्किल्ड लेबर को प्रोड्यूस करने जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है, जी सर। उसके लिए जो एक ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है जी सर। उसको प्रोड्यूस करने में ये कैपेबल है क्या? सर अभी तो उस दिशा में ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि सामान्यतः हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है सर, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के बाद बच्चे वहाँ से पास आउट होकर निकल जाते हैं, पर साथ में कोई स्किल नहीं सीख पाते हैं। तो सरकार का अब इस बात पे जोर है कि उनको पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई हुनर जरूर सिखाया जाए, जिसके लिए सरकार ने स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है कि जिससे जब वो अपनी स्कूल या कॉलेज की परीक्षा पास कर लें तो अगर उनको हुनर होगा तो बेरोजगारी की जो समस्या देश में है इससे उन्हें जूझना नहीं पड़ेगा। गांधी की हिंसा की अवधारणा क्या है? सर किसी को प्रत्यक्ष रूप से हिंसा के द्वारा नुकसान पहुंचाना या किसी के लिए मन में भी अगर हिंसा का भाव आता है तो दोनों को उन्होंने हिंसा के कैटेगरी में रखा है सर। गांधी के सर्वोदय जी सर। और मार्क्स के साम्यवाद सर के बीच क्या अंतर है? सर सबसे बड़ा अंतर ये है कि गांधी जी का जो सर्वोदय है वो सबके उदय की बात करते हैं। उसमें कहते हैं किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तब तक नहीं हो सकता जब समाज के हर वर्ग का उदय न हो। उसमें अमीर गरीब वो सबको लेकर चलते हैं, लेकिन सर जो मार्क्स हैं वो उनका विशेष ध्यान सिर्फ मजदूर वर्ग पर है और वो समाज के बाकी पक्षों पर उतना जोर नहीं देते हैं, जबकि गांधी जी का जो सर्वोदय है वो सबको एक साथ लेकर। सबके उदय का मतलब क्या है? समाज में जो भी निचला है, दबा है, शोषित है, उस हर वर्ग का उदय होना चाहिए। जो भी शोषित है, पीड़ित है, उसके उदय से। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि अमीर का, गरीब का, तो अगर अमीर का भी उदय की बात की जा रही है तो यहाँ पे इसका मतलब गांधी जी से क्या है? सर जिसके साथ गलती होगी वो शोषित वर्ग से ही उनका मतलब था। शोषित है जो पीड़ित वर्ग है। अच्छा ये बताइए कि आप इस समय इथिक्स का भी एक पेपर इसमें ऐड हुआ है सर। शंकर का नाम सुना है आपने? शंकराचार्य आपके सिलेबस में जी है। जी सर। इनकी अद्वैत दर्शन क्या है? नहीं सर, ये सब पढ़ा है लेकिन थोड़ा जटिल लगता है क्योंकि ये आध्यात्मिक इस तरह की चीज़ें, इसलिए सर नहीं देना। अच्छा ये बताइए कि दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी। सर ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी दर्शन क्या है? सर ईश्वरवादी दर्शन वो है जो ईश्वर को मानते हैं, उनकी मान्यता है कि ईश्वर का अस्तित्व है, और निरीश्वरवादी वो जो ईश्वर की मान्यता का खंडन करते हैं। सर जैसे निरीश्वरवादी के कुछ उदाहरण से हम समझ सकते हैं, उसमें एक चरवाक दर्शन आता है। वो ईश्वर की मान्यता का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा था, उनका कहना है कि जो कुछ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है वही सत्य है, परलौकिक कुछ भी नहीं। बौद्ध और जैन ईश्वरवादी हैं कि सर निरीश्वरवादी? ये भी निरीश्वरवादी हैं। तो क्या इनमें जो है ईश्वर के अस्तित्व की संकल्पना नहीं है? सर ये चरवाक दर्शन से ही समानता रखते हैं, पर चरवाक दर्शन चूंकि भोग विलास पर या सांसारिक सुखों पर ज़्यादा बल देता है, उसके बजाय ये आध्यात्मिकता पर बल देते हैं, हालांकि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। शंकर के नाम से ही भारतीय दर्शन को बाहर पहचाना जाता है सर। और शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, सर। बुद्धा इन डिस्गाइज। सर तो जब आपने कहा कि बौद्ध जो है वो चारवाक से प्रेरित हैं, इसका मतलब कि शंकर भी कुछ चारवाक से प्रेरित हैं? नहीं सर, चारवाक से प्रेरित सिर्फ इस संदर्भ में है कि वो अनीश्वरवादी हैं। बाकी जो दर्शन है बौद्ध का और जैन धर्म का, वो चारवाक से बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक कैटेगरी हमने बताया सर कि वो उस कैटेगरी में आते हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो अभी भावनात्मक लाभांश, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, भावनात्मक लाभांश भी कहते हैं, सर ये होता क्या है? सर ये सर रोबोटिक्स के संदर्भ में जो इमोशन। आपके फोर्थ पेपर इथिक्स में एक टॉपिक है सर इमोशनल इंटेलिजेंस। सर वो तो रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सर हाँ सर सॉरी सर, वो ध्यान करने में रिकॉल समय लग गया। सर भावनात्मक बुद्धिमत्ता ये होती कि जब हम किसी व्यक्ति से बिना बात किए हुए, बिना उसको प्रत्यक्ष रूप से उसके पास गए हुए, अगर उसके भावों को हम समझ लेते हैं
तो इसी चीज़ को सर ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। दो टर्म होते हैं, एक एम्पैथी एक सिंपैथी। सर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? सर सिंपैथी का मतलब होता है किसी के प्रति, सहानुभूति और तदानुभूति। सहानुभूति तो होती किसी के प्रति दया और करुणा का भाव रखना है सर। बहुत बेसिक सा अंतर होता है, पर सर ये भूल रहा है, नहीं ध्यान कर पा रहे हैं सहानुभूति को। चलिए, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर कमेंट को पूछते हैं। सर हमने अपना पूछा, हमारे में ठीक है ये। अच्छा, ये बताइए कि ये कोरोना क्या है? सर कोरोना एक वैश्विक महामारी का नाम है, जो भी चीन के वुहान से जिसका शुरुआत हुई माना जाता है। एक तरह का वायरस का संक्रमण है ये, जो फेफड़ों में जाकर निमोनिया जैसे असर पैदा करता है, जिससे अगर सांस की नली में दिक्कत हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तो हो अगर सकती है। कोरोना महामारी है तो कोविड-19 क्या है? सर ये कोरोना को ही दिया गया नाम को कोविड-19 बोला जाता है सर, जिसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोरोना तो सर उस वायरस की फैमिली का नाम है, वो उस फैमिली का जिस उसका स्ट्रक्चर जो होता है क्राउन के शेप का होता है। कोरोना से और भी कोई बीमारियां इमर्ज हुई हैं क्या? कोरोना फैमिली आपने बताया ना सर ये शायद जो है उस फैमिली का 9th मेंबर है, जी। तो इसके जो पूर्वज हैं वो भी किन्हीं महामारियों को विकसित कर चुके हैं क्या? सर ध्यान नहीं इसके बारे में। अच्छा, कोविड प्रोटोकॉल क्या है? सर कोरोना वायरस से बचने के लिए कि जिससे व्यक्ति संक्रमित ना हो जाए, जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से या WHO की तरफ से जारी किए जाते हैं कि हमें लगातार हाथ धोते रहना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है एक व्यवस्था के तहत, सर उसी को कोविड प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। अच्छा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच में भिन्नता आपको पता है? राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, कौन है? सर राष्ट्रगान सर इनको दो अलग अलग लोगों ने लिखा है। राष्ट्रगान आपको याद है? जी सर। सुना सकते हैं? जी सर। सुनाइए। सर बैठ कर ही सर, जैसे आप इच्छा हो वैसे सुनाइए। सर वो कहा जाता है ना, वो अपमान हो सकता है उसका, आप ही आगे। हम सबके दिल में मान है, सम्मान है, उसके लिए हम बैठ के सुने। ठीक सर। सर जनगण मन अच्छा, ये बताइए कि किसी आप गेम्स वगैरह में भी इंटरेस्ट रखते हैं? सर गेम्स में ऐसे नहीं हुए। अच्छा, ये आप जो नज़में जो हैं आप सुनते हैं, आपने बताया है सर क्या नाम है इनका? सर इमरान प्रतापगढ़ी। तो ये उर्दू में नज़में लिखते हैं? सर ये हिंदी में कविताएं भी लिखते हैं और नज़में भी लिखते हैं। अच्छा, तो इनकी कुछ नज़में आप सुना सकते हैं क्या? एक शेर कोई सर जो आपको बहुत पसंद हो। जी सर। सर अभी हाल ही में इन्होंने उस पर कोरोना पर लिखा था सर। सर जब कोरोना की महामारी फैल रही थी, पूरी दुनिया में लॉकडाउन का सन्नाटा था, तो सर उस पर उन्होंने 4 लाइनें लिखी थी कि सर टूटता जाता है दिल, सांस ठहर जाती है, हर तरफ लाशों के उठने की खबर आती है, अहले दुनिया ने तेरी बात नहीं मानी है, तू है नाराज़ तो वीरानी ही वीरानी है, क्या बला आई, क्या आफत, क्या मुसीबत आई, सारी दुनिया आलम को बचाने की ज़रूरत आई, एक नज़र डाल के हालात को बेहतर कर दे, तो अगर चाहे तो हर बात को बेहतर कर दे। ये जो नज़में लिखते हैं ये बेसिकली किस ओरिएंटेशन के आधार पे लिखते हैं? इनके टॉपिक्स क्या होते हैं मेनली? सर इनके टॉपिक्स मेनली होते हैं समसामयिक मुद्दों से जुड़े होते हैं, जैसे इन्होंने कोरोना पे लिखा, और महाराष्ट्र में जो हादसा हुआ था ट्रेन जिसमें हमारे 15 मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, सर उस पर भी लिखा था। और समानता या ऐसी नज़में लिखते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिलता है, जिससे सामाजिक सौहार्द को मजबूती मिले, उस तरह से भी लिखते हैं। सर ये एजुकेशनल भी लिखते हैं, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को, मतलब ये मल्टी डायमेंशनल है, हर क्षेत्र में ये लिख लेते हैं, तो सर इसलिए प्रेरित करते हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, पर मेन मुख्यतः ये समसामयिक मुद्दों पर ही लिखते हैं सर। चलिए,